एक ऐसी जगह की कहानी जो लगभग 1000 साल तक दुनिया के लिए ज्ञान की मशाल थी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां तर्क, विज्ञान और दर्शन की नदियां सिर्फ मिलती नहीं थी, बल्कि एक महासागर बन जाती थीं। ये कहानी है नालंदा की। आज हम इतिहास के सबसे महान शिक्षण केंद्रों में से एक की गहराई में उतरेंगे, उसके सुनहरे अतीत से लेकर उसके भयानक अंत तक, और आज उसी राख से उठती एक नई उम्मीद तक। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि इंसान ज्ञान की किन ऊंचाइयों को छू सकता है और उसे खोने का दर्द कितना गहरा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये सफर हमें कहाँ ले जाएगा। सबसे पहले हम ज्ञान के खोए हुए महासागर की उस विशालता को महसूस करेंगे जिसे हमने हमेशा के लिए खो दिया। फिर हम उस दौर में चलेंगे जब नालंदा एक महान विश्वविद्यालय था, दुनिया भर के विद्वानों के लिए एक चुंबक की तरह। इसके बाद हम उस काले अध्याय को देखेंगे, आग और तलवार जिसने सब कुछ बदल दिया। हम ये भी जानेंगे कि इस तबाही के बाद भी एक बिखरी हुई विरासत कैसे बची रही और कैसे राख से ज्ञान के फूल खिले। और आखिर में हम नालंदा के पुनर्जन्म की वो कहानी देखेंगे जो आज हमें उम्मीद देती है। नालंदा की पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले उस नुकसान के पैमाने को समझना होगा जो हुआ था। मतलब जब इतिहास की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक को जला दिया जाता है तो असल में क्या होता है। ये सिर्फ कुछ इमारतों का गिरना नहीं था, ये एक पूरी बौद्धिक दुनिया का हजारों साल की जमा की हुई बुद्धिमत्ता का मिट जाना था। ये एक ऐसा नुकसान था जिसने शायद पूरी दुनिया की तरक्की को सदियों पीछे धकेल दिया। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये हमारी कहानी का सच है। एक ऐसी भयानक घटना जिसने ज्ञान के एक समंदर को सोख लिया। जरा सोचिए, उन ताड़पत्रों और भोजपत्रों में कौन से रहस्य, कौन सी वैज्ञानिक खोजें, कौन सी दार्शनिक बहसें लिखी होंगी जो हम कभी नहीं जान पाएंगे। ये नुकसान सिर्फ भारत का नहीं था, ये हम सभी का, पूरी इंसानियत का था। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसकी गूंज आज भी इतिहास के गलियारों में सुनाई देती है। चलिए अब समय में पीछे चलते हैं, उस सुनहरे दौर में जब नालंदा अपने शिखर पर था। ये समझना जरूरी है कि आखिर वो क्या बात थी जिसने नालंदा को प्राचीन दुनिया के लिए ज्ञान का ऐसा सूरज बना दिया था जिसकी रोशनी आधी दुनिया तक पहुंचती थी। ये सिर्फ एक मठ नहीं था, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा था। ये विचारों का एक पूरा ब्रह्मांड था। लगभग 800 सालों तक, जी हां, 800 सालों तक, चौथी 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक नालंदा ज्ञान का एक धधकता हुआ केंद्र था। अंदाजा लगाने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज लगभग 900 साल पुरानी है और हार्वर्ड को अभी 400 साल ही हुए हैं। तो नालंदा उस समय की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली यूनिवर्सिटी में से एक था। गुप्त शासकों से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक कई पीढ़ियों ने इसे संवारा, इसे पाला पोसा, जिससे ये ज्ञान का एक स्थिर और फलता फूलता केंद्र बन सका। और ये कोई लोकल स्कूल नहीं था। 7वीं सदी के चीनी यात्री हुएनसांग, जिन्होंने यहाँ सालों तक पढ़ाई की, वो लिखते हैं कि यहाँ एडमिशन लेना कितना मुश्किल था। सोचिए, यूनिवर्सिटी के गेट पर ही एक विद्वान बैठा होता था जो इतने कठिन सवाल पूछता था कि 10 में से 7 या 8 छात्र तो एंट्रेंस टेस्ट में ही फेल हो जाते थे। यहाँ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि फारस और तुर्की से छात्र ज्ञान की तलाश में हजारों मील का सफर करके आते थे। ये सही मायनों में दुनिया की पहली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी का दिल था इसकी लाइब्रेरी, और नाम भी क्या खूब था, धर्मगंज, यानी ज्ञान का खजाना। और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी, ये एक विशाल लाइब्रेरी थी जो 3 बड़ी कई मंजिला इमारतों में फैली थी। रत्नसागर यानी रत्नों का सागर, रत्नोदधि यानी रत्नों का महासागर, और रत्नरंजक यानी रत्नों से सजा हुआ। इनमें से एक इमारत तो 9 मंजिला ऊंची थी। यहाँ लाखों हाथ से लिखी पांडुलिपियां थीं जिन्हें हजारों भिक्षु और विद्वान बड़ी मेहनत से कॉपी करके सहेजते थे। और यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, यहाँ का सिलेबस इतना डाइवर्स और मॉडर्न था कि आप हैरान रह जाएंगे। लॉजिक की गहरी बहसों से लेकर तारों और ग्रहों की चाल का अध्ययन करने वाले एस्ट्रोनॉमी तक, शरीर और मन के रहस्यों को खोलने वाली मेडिसिन से लेकर यूनिवर्स की भाषा यानी मैथमेटिक्स तक सब कुछ पढ़ाया जाता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी थे। यहाँ एक होलिस्टिक एजुकेशन दी जाती थी जो आज की इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से बहुत मिलती जुलती है। लेकिन हर सुनहरी कहानी में एक स्याह पन्ना होता है, और नालंदा की कहानी का सबसे काला, सबसे दर्दनाक पन्ना अब खुलने वाला है।
अब हम उस भयानक घटना की ओर बढ़ते हैं जिसने इस महान केंद्र का एक हिंसक अंत कर दिया। ये हमें याद दिलाता है कि सभ्यता और ज्ञान की लौ कितनी नाजुक हो सकती है और नफरत की एक चिंगारी उसे कैसे बुझा सकती है। नालंदा का यह अंत 12वीं सदी के आखिर में हुआ। इतिहास की किताबों में एक नाम दर्ज है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, दिल्ली सल्तनत के गौरी साम्राज्य का एक तुर्की जनरल जिसने पूर्वी भारत पर आक्रमण किया। खिलजी अपनी क्रूरता और विस्तारवादी सोच के लिए जाना जाता था। उसका मकसद था इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म और स्थानीय शक्ति के केंद्रों को तबाह करना, और नालंदा, जो उस ज्ञान और संस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक था, उसका सबसे बड़ा निशाना बना। उस दौर के फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज अपनी किताब तबकात-ए-नासिरी में इस हमले का जिक्र करते हैं। ऐतिहासिक रिपोर्ट्स एक भयानक नरसंहार की तस्वीर पेश करती हैं। खिलजी की सेना ने नालंदा के निहत्थे भिक्षुओं और आचार्यों पर हमला कर दिया। ये सिर्फ भिक्षु नहीं थे, ये उस युग के सबसे बड़े प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स और आर्टिस्ट थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान को बनाने और बचाने में लगा दी थी। उनकी हत्या के साथ सिर्फ जानें नहीं गईं, बल्कि उनके दिमाग में मौजूद ज्ञान का वो विशाल खजाना भी हमेशा के लिए खो गया। ये एक बौद्धिक नरसंहार था, एक इंटेलेक्चुअल जेनोसाइड। इसके बाद हमलावरों ने उस जगह पर हाथ डाला जो नालंदा की रूह थी, उसका दिल, उसकी महान लाइब्रेरी धर्मगंज। उस ज्ञान के महासागर में आग लगा दी गई। ये सिर्फ लूटपाट नहीं थी, इसके पीछे एक गहरा मकसद था, स्थानीय संस्कृति, पहचान और ज्ञान की जड़ों को हमेशा के लिए मिटा देना। ये सिर्फ इमारतों को जलाना नहीं था, ये उन विचारों को जलाना था, सदियों की उस मेहनत और बुद्धिमत्ता को जलाना था जो उनके अंदर बंद थी। ये एक लाइन ही उस तबाही का पूरा मंजर बयां कर देती है। महीनों तक सोचिए, उस हवा में सिर्फ धुआं नहीं था, उसमें सदियों की मेहनत, लाखों सपने और अनगिनत जवाब जल रहे थे। लाखों किताबें जिनमें शायद चिकित्सा के ऐसे इलाज थे जो आज भी हमें नहीं पता, खगोल विज्ञान के ऐसे नक्शे थे जो ब्रह्मांड के नए रहस्य खोल सकते थे। सब कुछ हमेशा के लिए खाक हो गया। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन नालंदा की बौद्धिक विरासत का पतन सिर्फ इस एक हिंसक घटना से नहीं हुआ। आग और तलवार ने बेशक सबसे घातक चोट पहुंचाई, लेकिन ज्ञान के खोने की कहानी इससे भी ज्यादा पेचीदा है। कई और वजह भी थीं जिन्होंने इस महान विरासत को धीरे धीरे मिटाने में अपना रोल निभाया। ये समझना जरूरी है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो कितने बड़े खजाने का एक छोटा सा टुकड़ा भर है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। उस जमाने में ज्यादातर किताबें ताड़ के पत्तों या भोजपत्र पर लिखी जाती थीं। भारत के नमे वाली जलवायु में ये चीजें बिना लगातार कॉपी किए कुछ ही दशकों में सड़ जाती थीं। तो नालंदा का विनाश दोहरा विनाश था। आग ने ओरिजिनल कॉपियों को जला दिया और नरसंहार ने उन विद्वानों को मार डाला जिनके दिमाग में वो ज्ञान मौखिक रूप से जमा था। यानी ज्ञान को बचाने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ तबाह कर दिए गए। भारत ने लाखों प्राचीन ग्रंथ खो दिए, लेकिन इस विशाल ज्ञान के कुछ टुकड़े दुनिया भर में बिखर कर बच गए। कुछ हिम्मत वाले भिक्षु अपनी जान हथेली पर रखकर, कुछ किताबें अपनी छाती से चिपकाकर तिब्बत और नेपाल की पहाड़ियों में भागने में कामयाब रहे। सदियों बाद औपनिवेशिक काल में कई बची कुची पांडुलिपियां ब्रिटिश और यूरोपीय लाइब्रेरियों और म्यूजियम्स में पहुंच गईं। ये एक पहेली की तरह है जिसके ज्यादातर टुकड़े खो गए हैं, लेकिन जो कुछ बचे हैं वो हमें उस शानदार तस्वीर की एक झलक देते हैं जो कभी हुआ करती थी। तो सवाल ये है कि इस महाविनाश के बाद क्या कुछ बचा? क्या राख के नीचे कोई चिंगारी बाकी थी? जो बचा है उसे देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने क्या खोया है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी विशाल जलते हुए महल से कुछ कीमती गहने बचा लिए गए हों। वे हमें उस महल की शानो शौकत का एहसास कराते हैं जो अब नहीं है। जो अंश बचा है उससे भी हम नालंदा और बाकी भारतीय शिक्षण केंद्रों में पनपे ज्ञान की गहराई और सोफिस्टिकेशन को देख सकते हैं। ये बचे हुए टुकड़े प्राचीन भारत की बौद्धिक ऊंचाइयों के मूक गवाह हैं, और वे हमें दिखाते हैं कि उस समय के विचारक अपने समय से कितना आगे थे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि लॉजिक के क्षेत्र को ले लीजिए। प्राचीन न्याय दर्शन ने तर्क वितर्क के लिए एक 5 स्टेप का फ्रेमवर्क बनाया था जो आज के फॉर्मल लॉजिक जैसा ही है। चलिए एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। पहला, प्रतिज्ञा, पहाड़ी पर आग है। दूसरा, हेतु, क्योंकि वहां धुआं है। तीसरा, उदाहरण, जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है, जैसे रसोई में। चौथा, उपनय,
इस पहाड़ी पर भी वैसा ही धुआं है। और पांचवा, निगमन, इसलिए इस पहाड़ी पर आग है। ये दिखाता है कि तर्क और सबूत पर आधारित बहस की एक बेहतरीन प्रणाली सदियों पहले यहां मौजूद थी। मेडिसिन में आयुर्वेद के सिद्धांत बच गए, और ये सिर्फ बीमारियों के इलाज का तरीका नहीं है, ये जीवन जीने का एक विज्ञान है। ये शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन पर जोर देता है, जिसे 3 दोषों वात, पित्त और कफ के जरिए समझा जाता है। आजकल हम सब होलिस्टिक हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं, है ना? ये कॉन्सेप्ट हजारों साल पहले यहां अपनी चरम पर था। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान तो कमाल का था। सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स और 120 से ज्यादा तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र है। और इसमें राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद के ऑपरेशन जैसी मुश्किल प्रक्रियाएं भी शामिल थीं। जरा सोचिए, उस जमाने में बिना आज की टेक्नोलॉजी के ये सब किया जा रहा था। ये आज के हिसाब से भी बहुत प्रभावशाली है। और अब आते हैं उस खोज पर जिसने दुनिया बदल दी। एक छोटा सा गोला, शून्य। ये सिर्फ एक खाली जगह का निशान नहीं था जैसा कि बाकी सभ्यताओं में था। भारतीय गणितज्ञों ने इसे एक असली नंबर के तौर पर स्थापित किया, जिसके अपने नियम थे। इस एक खोज ने गणित की पूरी दिशा बदल दी। इसी ने डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा और कैलकुलस का रास्ता खोला। सच कहूं तो इसके बिना आज का कंप्यूटर, स्मार्टफोन या कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी मुमकिन ही नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना, विचार मरते नहीं। नालंदा की कहानी भी खंडहरों में और दुखद अंत में खत्म नहीं होती। ये फिर से खोज, पुनरुद्धार और उम्मीद की भी कहानी है। राख से उठने वाले फीनिक्स पक्षी की तरह नालंदा की आत्मा एक बार फिर जाग रही है, जो हमें याद दिलाती है कि ज्ञान को हमेशा के लिए नष्ट नहीं किया जा सकता। मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल सर्वे से एक हैरान करने वाली बात पता चली है। आज हम नालंदा के जो खंडहर देखते हैं और जो यूनेस्को द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, वो असल में उस विशाल यूनिवर्सिटी का महज एक छोटा सा हिस्सा है, शायद 5% से भी कम। इसका मतलब है कि अभी भी जमीन के नीचे एक पूरा ऐतिहासिक शहर खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। न जाने कितने और राज वहां दबे होंगे। सदियों की खामोशी के बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इन खंडहरों की पहचान नालंदा के तौर पर की, और फिर 21वीं सदी में इसकी बौद्धिक आग को फिर से जलाने की एक शानदार कोशिश शुरू हुई। 2010 में भारत सरकार ने कई दूसरे देशों के साथ मिलकर प्राचीन यूनिवर्सिटी के पास ही एक नई मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। ये भारत की अपनी शानदार विरासत को फिर से पाने के कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। नई नालंदा यूनिवर्सिटी का मिशन अपने पुराने स्वरूप की भावना को ही दर्शाता है। इसका मकसद सिर्फ डिग्री देना नहीं है, बल्कि अलग-अलग संस्कृतियों और देशों के लोगों के बीच बातचीत, समझ और शांति की भावना को बढ़ावा देना है। ये अतीत के ज्ञान को भविष्य के लिए एक रोशनी बनाने की कोशिश है, ताकि एक बेहतर और ज्यादा शांतिपूर्ण दुनिया बनाई जा सके। और ये पुनरुद्धार हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस बटी हुई दुनिया में, जहाँ ज्ञान अपनी अपनी छोटी छोटी स्पेशलाइजेशन में कैद हो गया है, क्या हम नालंदा के उस समग्र, उस होलिस्टिक अप्रोच से एक बार फिर कुछ सीख सकते हैं? क्या हमारी आज की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल अतीत के उसी ज्ञान के महासागर में छिपा हो सकता है? शायद भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों का जवाब अतीत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की राख में ही कहीं मिल जाए।